हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, इज़राइल यानी मिडल ईस्ट का एक इस तरीके का देश जिसकी अपने लगभग सभी पड़ोसियों से दुश्मनी है और लगातार उससे उन सबसे दुश्मनी बनी हुई है। अब ऐसी सिचुएशन में इस टाइम पर इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो डिस्प्यूट था वो एकदम से भड़क चुका है और हालात इस तरीके से हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने भी साफ कहा है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं रुका तो आने वाले समय में हो सकता है पूरी दुनिया को एक और युद्ध देखना पड़ जाए। और ऐसी सिचुएशन में ये जो क्लैशेस हैं ये बढ़े ना, इनमें दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने की बात कही गई है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, इसकी आज के दिन लगभग औकात यही रह गई है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जैसे कि आप लोगों ने हेडिंग देखी है कि हमें इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बारे में क्या सोचना चाहिए, किसे सपोर्ट करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, इसी के ऊपर कंटेंट बना रहा हूँ, इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अगर दोस्तों नॉर्मली मैंने पूरा सोशल मीडिया छाना, पूरा का पूरा जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको छाना और सब चीज़ें, बहुत कम आर्टिकल्स के अंदर मुझे ये दिखाई दिया कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम बायस्ड ना देखें। या दोस्तों, मैं ये एक चीज़ आपको बता दूं कि हर पक्ष, चाहे अगर आप अभिजीत अय्यर मिश्रा को सुनेंगे तो वो पूरी तरह से जिसे कहते हैं प्रो इज़राइली हैं और फ़िलिस्तीन को शुरू से लेकर आखिरी तक गालियां बकने की या उसकी कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी जो है वो एंटी इस्लामिक रख रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप एनडीटीवी की बरखा दस्त और इस तरीके के दूसरे नेताओं, वो दूसरे जो स्पीकर्स कहो या आप रिपोर्टर्स कहो, ओपिनियन, इनका अगर ओपिनियन देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं, और खासकर लेफ्ट लीनिंग जितनी भी आइडियोलॉजी के जो नेता हैं या पत्रकार हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन को ठीक मान रहे हैं और इज़राइल को गलत मान रहे हैं। इसी तरीके से अगर और आगे तौर पर जाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर कोई ना कोई स्टैंड लेकर खड़ा हुआ है। कोई एक याना मीर नाम की आजकल जो नई लीडर कहो या फिर यूट्यूबर कहो, वो उठी हुई हैं और वो मुस्लिम होते हुए भी इज़राइल का साथ दे रही हैं, तो लोग उसे गालियां बकते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन के मामले में एक बहुत ही प्रो हिंदू या प्रो इज़राइल जो लोग हैं, वो पूरा सोशल मीडिया बटा हुआ है, पूरी दुनिया बटी हुई है, हर कोई अपना अपना अलग अलग ओपिनियन लेके चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असलियत में क्या पूरे तरीके से इज़राइल ठीक है या पूरे तरीके से फ़िलिस्तीन ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं माना जा सकता। और जितना भी 95% के करीब मैं सोशल मीडिया को देख चुका हूँ, 95% के करीब वीडियोस जो देखे, उन सब के अंदर मुझे कहीं ना कहीं या तो एक पक्ष की तरफ, दोनों मतलब लोग कहीं ना कहीं एक पक्ष की तरफ खड़े हुए नजर आए हैं, या तो वो इज़राइल की तरफ या फ़िलिस्तीन की तरफ। दोनों के दोनों बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलने की सोच नहीं रहे, या फिर दोनों के दोनों मतलब लोग जो है वो बैलेंस्ड अप्रोच नहीं बना पा रहे और किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी एक पक्ष की ओर वो झुके हुए हैं। और किसी भी देश के लिए हमेशा गलत होगा, किसी भी थॉट प्रोसेस के लिए। देखिए, अगर आप किसी एग्जाम को नहीं दे रहे हैं, यूपीएससी वगैरह के बारे में नहीं सोच रहे हैं, या फिर आप बायस रहना चाहते हैं और किसी एक पक्ष के साथ में रहना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जेन्युइन नॉलेज चाहते हैं तो असलियत में प्रॉब्लम को कॉम्प्रिहेंसिव वे में, समग्र रूप में समझना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप किसी भी प्रॉब्लम को कॉम्प्रिहेंसिव वे में नहीं समझोगे तब तक आपको कौन गलत है कौन सही आपको समझ में नहीं आएगा। ये एक तरीके की महाभारत का रण है जिसके अंदर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से उस दावे को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन असलियत में उस दावे को बातचीत से सुलझाने की जगह ताकत के जोर पर दोनों के दोनों पक्ष आपस में सुलझा रहे हैं। और उसी का नतीजा ये है कि क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे को ताकत के जोर पे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हालात ये हैं कि युद्ध हो चुका है, क्योंकि शुरू हो चुका है। बातचीत नहीं हो तो युद्ध ही आखिरी विकल्प बचता है। जब बातचीत से फैसला ना हो तो युद्ध बचता है, और युद्ध के बाद जो आहुतियां देने के बाद भी फैसला ना हो, फिर वो एक कई पीढ़ियों की लड़ाई बन जाती है जो एक के बाद एक लगातार चलती रहती है। अब यहां पर हम इस इज़राइल के मामले को अगर आप देखें तो इज़राइल का मामला भी इस समय पर कहीं ना कहीं प्लस या माइनस में कहें, आगे या पीछे किसी भी तरीके से कहेंगे तो आपको ये मामला जो है इसकी बहुत सारी डायमेंशंस नजर आएंगी। और आज हम इन डायमेंशंस को ही पढ़ने वाले हैं कि जितनी भी ये डायमेंशंस हैं उनको किस तरीके से देखा जाए, या इज़राइल फ़िलिस्तीन इशू को किस तरीके से देखा जाए। अगर आप यहां पर इज़राइल और फ़िलिस्तीन इशू को देखें तो असलियत में यहां आपको नजर आएगा कि दोनों के दोनों पक्ष जो हैं वो अपने आप में अपोजिटली काम कर रहे हैं। यहां पर बहुत सारे जो मामले हैं अगर कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखें
तो एक तो यहां पर डोमेस्टिक इशू है, और दूसरा यहां पर इसी का एक तो ये डोमेस्टिक इशू ना कह के आप ये कह सकते हैं कि डोमेस्टिक व्यू है, और बहुत ही ये जो डोमेस्टिक व्यू है, और दूसरी तरफ अगर आप यहां पर देखेंगे तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर मामला देखा जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप इस डोमेस्टिक व्यू को भी देखें तो यहां पर एक अपना इजराइल जो है वो अपना व्यू प्रेजेंट करता है, और दूसरा जो पैलेस्तीन है वो अपना व्यू प्रेजेंट करता है। असलियत में अगर आप देखेंगे 1948 एक क्रूशियल टाइम पीरियड है जब पूरे का पूरा मामला चेंज हुआ। असलियत में पूरी दुनिया को अगर आप उठाकर देखें यहां पर, तो यहां ये जो इजराइल है ना दोस्तों, ये जो इजराइल है, इधर ये छोटा सा हिस्सा इजराइल का है, ये जो इजराइल इस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज समझा दूं कि मैं बार बार इस चीज को आपको समझा चुका हूं कि ये जो लोकेशन यहां पर इजराइल की है, अगर ये जो इजराइल की लोकेशन यहां आपको दिखाई दे रही है, ये असलियत में जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। ये असलियत में जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोकेशन की वजह से है। जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखते हैं भू राजनीतिक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अगर आप देखते हैं तो असलियत में दोस्तों यहाँ से दुनिया के दो बड़े ट्रेड रूट्स, एक तो सिल्क रूट होकर निकलता था और दूसरा यहाँ से जो सी रूट है वो निकलता है अभी भी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर, और पेट्रोलियम तो इस एरिया की, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है इस एरिया की जान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में क्योंकि एक तो जियोपॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है और दो ट्रेड रूट्स यहाँ से निकल रहे हैं, और दुनिया का लगभग 80%, चलो 60% के करीब जो ट्रेड है वो इसी रूट से हो रहा है, सी रूट से हो रहा है, बाकी रूट ट्रेड इस रूट से हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोकेशंस में से है, और यही रीज़न है यहाँ जो जेरूशलम है, यहाँ जो जेरूशलेम है, वो जेरूशलम जो है पूरी दुनिया के अंदर आज से नहीं, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हिस्टोरिकली भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। अब हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट रहा है, और यही रीज़न है कि यहाँ पर 3 रिलीजन्स, दुनिया के 3 धर्म जो हैं वो अपना अपना दावा ठोकते हैं, और हालांकि ये तीनों के तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स हैं। क्योंकि ये तीनों के तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, और ये इब्राहिमिक रिलीजन्स जो हैं, इसका मतलब ये कि सबसे पहले जूस आए, फिर क्रिश्चियंस आए, फिर क्रिश्चियंस आए, और फिर इस्लाम आया, और ये तीनों असलियत में एक ही पेड़ की डाल हैं। तीनों के तीनों धर्म, और तीनों के तीनों धर्म किसी न किसी तरीके से असलियत में जेरूशलम से जुड़े हुए हैं। तो असलियत में जो अब्राहिमिज्म या इब्राहिम की बात आप करते हैं तो वो उनका सबसे पहला रिलेशन जेरूशलम से था, और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है क्रिश्चियनिटी फैली, इसमें यूरोप में जूज फैले, यूरोप में क्रिश्चियन जो जीसस क्राइस्ट थे वो भी जू फैमिली से ही बिलोंग करते थे, और यहाँ सऊदी अरेबिया और इन सब जगहों पर इस्लाम फैल गया। शॉर्ट में असलियत में अगर आप लोग देखेंगे तो तीनों धर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चीज़ के ऊपर अपना दावा ठोकते हैं। एक रीज़न तो ये है, असलियत में उससे बड़ा रीज़न ये है कि इन तीनों धर्मों के जो रूलर्स थे वो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को जानते थे, इसलिए इसके ऊपर धर्म स्ट्रेटेजिक लोकेशन, रणनीतिक स्थिति को जानते थे, इसलिए एक तरफ तो इनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो गया कि इस एरिया पर कब्जा करने का मतलब ये है
पॉलिटिकल इंटरेस्ट ये हो गया, राजनीतिक हित ये हो गए कि इस एरिया पर कब्जा करने का मतलब ये है कि दोनों के दोनों ट्रेड रूट्स के ऊपर आप आराम से कंट्रोल कर लेंगे, चाहे लैंड रूट हुआ चाहे सी रूट। दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स के बाद रिलीजियस इंटरेस्ट्स अगर आ जाएं तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं कि ध्यान से देखो, और ये होता है कि ध्यान से देखो, हमने अपने धार्मिक स्थान को अपने कब्जे में ले लिया और वहां अब हमारी चलेगी। ये जो विक्ट्री होती है, रिलीजियस विक्ट्री, रिलीजियस इंटरेस्ट हमेशा एक तरीके से रिलीजियस विक्ट्री से ड्रिवन होते हैं। धार्मिक जो विजय होती है उससे ड्रिवन होते हैं। यहां धर्म की ओरिजिनल फॉर्म नहीं, असलियत में ये पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ रिलीजन की मैं बात कर रहा हूं, मैं उसकी स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ रिलीजन की बात नहीं कर रहा। धर्म के राजनीतिक जो प्रकार है या राजनीतिक विषय वस्तु है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। धर्म और राजनीति की बात कर रहा हूं मैं, जो धार्मिक राजनीति होती है उसकी। तो जेरूशलम अपने आप में बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर था। असलियत में इसकी कहानी 1885 से तब शुरू होती है जब ऑटोमन एम्पायर से ही, ऑटोमन एम्पायर यानी ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर हो गया था और पैलेस्टीन का जो रीजन है वो असलियत में ब्रिटिश कंट्रोल में आ चुका था। और ब्रिटिश कंट्रोल में आने की बात मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स ने इस पे अपनी पोजीशन इस्टेब्लिश की और यहाँ पर ज़मीनें वगैरह शुरू करवा दिया। और ब्रिटिश कंट्रोल में आने के बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट करवाई। इन्वेस्टमेंट जो थी वो करवाई ज्यूज़ से। इन्वेस्टमेंट ऑफ ज्यूज़, असलियत में ज्यूज़ ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। और ज्यूज़ 3 कम्युनिटीज़ में से ज्यूज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर थे और इन ज्यूज़ को हमेशा अपना एक देश चाहिए था। ज्यूज़ दुनिया में एक ऐसा रिलीजन है जिसका अपने धर्म से, जहाँ से वो धर्म निकला उसको वहाँ तो छोड़ो, दुनिया में कहीं पर भी उनका कोई भी अपना देश नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है वो क्लेम कर रहे थे जेरूशलम पे। इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर प्रॉपर्टी ली और प्रॉपर्टी परचेज करके वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया। 1900 तक आते आते ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर और ज़्यादा अपनी पोजीशन को मजबूत किया। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सिचुएशन बदली और जैसे ही हिटलर आया और हिटलर ने जेनोसाइड करना शुरू किया तो इस जेनोसाइड का दूसरा असर ये था, उस जेनोसाइड का, उस लोगों के मरने का दूसरा असर ये, मतलब ज्यूज़ को मारना शुरू किया, असर ये था कि पूरी दुनिया से ज्यूज़ जितने भी थे, खासकर यूरोपियन नेशंस से जितने भी ज्यूज़ थे, वो सारे के सारे इज़राइल आकर बसना शुरू हो गए। 1900 में थोड़े बहुत आते थे, 1900 के अंदर थोड़े बहुत आ रहे थे, 1920 के अंदर दिखने लगे कि हाँ काफ़ी संख्या में आने लग गए हैं और 1930 तक आते आते 1930 यानी 1930 तक आते आते ज्यूज़ और अरब्स के बीच में कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए। और ये आम बात है कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट होना, जब दो कम्युनिटीज़ एक साथ दूसरे के आमने सामने आती हैं और हिस्टोरिकली एक दूसरे की दुश्मन हो तो वो कहीं ना कहीं उनके बीच में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। और यही जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहाँ जब कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और अभी भी पूरी दुनिया या खासकर यूरोपियन देशों से बड़ी संख्या में, बहुत बड़े नंबर में ज्यूज़ आके इस एरिया में बसने लगे तो 1948 वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक ज्यूज़ वर इन मेजॉरिटी, ज्यूज़ जो थे वो मेजॉरिटी के अंदर थे और पैलेस्टीनियंस जो थे वो माइनॉरिटी में थे, यानी फिलिस्तीनी कम थे और ज्यूज़ ज़्यादा थे। पैलेस्टीनियंस कम थे, ज्यूज़ ज़्यादा थे। ऐसे में 1948 के अंदर आपको पता है और मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं कि 1948 में इज़राइल ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया। हालांकि उससे पहले फिलिस्तीन भी कोई कंट्री नहीं था, ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन जैसे ही इज़राइल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित किया, यहाँ लड़ाई ये हुई
कि जू नेशन इन अरब रीजन, जू नेशन इन अरब रीजन, और यहां क्योंकि एक जू नेशन आ चुका था अरब क्षेत्रों के बीच में, अरब ने इजराइल के ऊपर हमला किया तो अरब इजराइल वॉर शुरू हो गया। यहां पर इजराइल ने पूरी ताकत के साथ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने भी इनका साथ दिया और पूरी ताकत के साथ युद्ध किया, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल ने बड़े हिस्से पर कब्जा किया और जेरूशलम आधा इजराइल के पास रह गया और आधा जॉर्डन के पास रह गया। लड़ाई यहां से शुरू होती है। यहां समझिए कि असलियत में अब ये जो जेरूशलम की बात यहां पर हम कर रहे होते हैं, देखो दो चीजें यहां पर हैं, इस नक्शे में आपको समझ में आएंगी कि यहां पर ये जो जेरूशलम है वो इस तरीके से, ये एक पार्ट है, डॉटेड लाइन आपको यहां पर दिखाई देगी, ये जेरूशलम का हिस्सा है, और यहां ये जो पार्ट है ये आपको गाजा स्ट्रिप दिखाई देगी। यहां पर आपको गाजा स्ट्रिप दिखाई देगी, गाजा पट्टी कही जाती है, और ये कहलाएगा जेरूशलम। समझे? यहां इस जेरूशलम को अगर आप देखते हैं, जो मेन सिटी है वो असलियत में दो हिस्सों में डिवाइडेड है। यहां ये जो हिस्सा है ये वेस्ट बैंक कहलाता है, वेस्ट बैंक कहलाएगा, और पहले ये जॉर्डन के कब्जे में आ गया 1948 में, और सारे के सारे फिलिस्तीनियों को यहीं बसाया गया। 1967 में जब सेकेंड अरब इजराइल वॉर हुआ, 6 डेज वॉर हुआ, तो असलियत में इजराइल ने बाकी वाले हिस्से पर भी कब्जा कर लिया और जॉर्डन को खूब मारा। जब बाकी वाले हिस्से पर भी कब्जा कर लिया तो अब पूरे का पूरा जो जेरूशलम है वो इजराइल के कंट्रोल में है, इजराइल के कंट्रोल में है, इजराइल को कब्जे में है। लेकिन यूरोप के इन दुनिया के जो बाकी बचे हुए देश हैं वो यहाँ पर मतलब यहाँ अपना दावा नहीं, मतलब ये इस दावे को मानते नहीं हैं, और यही रीज़न है इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, तेल अवीव है, ना कि जेरूशलम है। बल्कि फ़िलिस्तीन अपनी राजधानी को जेरूशलम डिक्लेयर करता है और इजराइल फ़िलिस्तीन के इस दावे को नहीं मानता। अब यहाँ इजराइल ने चाल चली, चाल ये चली कि असलियत में अब पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, और जब ये पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना तो इसे पीएलओ कहा जाता है, पीएलओ, इसकी आर्मी जो है वो पीएलए कहलाती है, समझे? तो पीएलओ बना। ये असलियत में पूरी दुनिया के अंदर फ़लस्तीन के लिए एक सपोर्ट मतलब सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, अरेंज करने की कोशिश कर रहा था कि भाई इसे पैलेस्टीनियन सपोर्ट मिल जाए। जब ये पैलेस्टीनियन सपोर्ट अरेंज करने की कोशिश कर रहा था तो खास बात देखिए, इजराइल ने यहाँ पर बड़ी गजब प्लानिंग करी। इजराइल ने इस पीएलओ को कमज़ोर करने के लिए हमास खड़ा किया। दुनिया के सब, मतलब ये रियलिटी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन को कमज़ोर करने के लिए जब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की जाती है तो असलियत में वही खड़ी करने वाली मदर, और मतलब वही ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को खड़ी करने वाली या पैदा करने वाली ऑर्गेनाइजेशन या मदर कंट्री के लिए दुश्मन बनती हुई नजर आती है। जिस तालिबान की बात आज हम कर रहे हैं, इसे खड़ा करने वाला और कोई नहीं, अमेरिका था, और आज के दिन अमेरिका इसी तालिबान से पीछा छुड़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान से निकलने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यही रीज़न था हमास खड़ा किया गया। हमास अपने आप में शुरू में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। अब जब ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, राजनीतिक संगठन था, तो असलियत में इस हमास ने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के दम पर जेरूशलम पर, गाजा स्ट्रिप पर अपना प्रभाव बनाया और कब्जा कर लिया। और उसके बाद यहां पर ये पीएलओ का ही एक डोमिनेंस रहा। जो फ़लस्तीनियन नेशनल जो अथॉरिटी है उसका कब्जा हो गया। अब असलियत में फ़िलिस्तीन अपने आप में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहां से पॉलिटिक्स शुरू होती है।
इजराइल अपने एक बात में या एक मामले में सबसे ज्यादा कामयाब ये हुआ कि उसने हमास को खड़ा किया, और हमास जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ पूरी दुनिया इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी मानती है, पूरी दुनिया इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी मानती है। अब यहीं से मामला है कि हमास जो है वो उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है और एक ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक इलाके पर कब्जा भी है। अब यहां इजराइल फिलिस्तीन से बात ना करने के का एक सबसे बड़ा जो बहाना बनाता है वो इजराइल से बनाता है, वो हमास के नाम पर बनाता है। दुनिया कहती है कि पीएलओ से बात करो, फिलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, और टेरिटोरियल जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे बात करो। इजराइल कहता है कि मैं पागल थोड़ा हूं कि पहले पीएलओ से बात करूं, पीएलओ से कोई डिसीजन मिले तो उसके बाद पता लगा हमास अभी भी खड़ा हुआ है और हमास उस डिसीजन को नहीं मान रहा। अब इजराइल कह रहा है यार दिमाग मत खराब करो, पहले पीएलओ और हमास आपस में एक साथ आओ और एक साथ आने के बाद इजराइल उससे बात करेगा। अब प्रॉब्लम यही है कि हमास और पीएलओ के बीच में इजराइल और पीएलओ से भी ज्यादा बड़ी दुश्मनी है। हमास कोशिश करता है इस गाजा स्ट्रिप इस जेरूशलम वाले इलाके के ऊपर फिलिस्तीनियंस को पीएलओ को हटा के अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करे, और पीएलओ चाहती है कि इस गाजा स्ट्रिप पे से पैलेस्टीनियंस के डोमिनेंस को पैलेस्टीनियंस पर से हमास के डोमिनेंस को हटाकर खुद अपना करे। तो असलियत में सबसे बड़ी फूट तो इन पीएलए या पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में है, सबसे बड़ी फूट इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में है। दोनों की दोनों संस्थाएं आपस में पीएलए को लेकर, फिलिस्तीन को लेकर लड़ रही हैं। जब ये दोनों की दोनों ऑर्गेनाइजेशंस फिलिस्तीन को लेकर लड़ रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी ही होनी है। अब आ जाते हैं करंट वाले मुद्दे पर। तो करंट वाला मुद्दा क्या है और फिर उसके बाद देखेंगे कि इसमें इंटरनेशनल इशू क्या है। करंट इशू दोस्तों असलियत में ये है अब असलियत में जो पॉलिटिकल इशू है वो ये है कि दोस्तों इस मैप को देखिए, 1917 के अंदर अगर आप इस मैप को देखते हैं, जब ये ब्रिटिश मेंटेन फिलिस्तीन होता था, पैलेस्टीनियन कंट्रोल होता था, तो ये इतने बड़े इलाके में फिलिस्तीन होता था। धीरे धीरे 1948 से जून 1967 तक फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल का कब्जा हुआ और 1948 में इस पूरे इलाके पे कब्जा हुआ इजराइल का, और कहीं ना कहीं यहां ये फिलिस्तीन रह गया और ये गाजा स्ट्रिप पे फिलिस्तीन रह गया। अब धीरे धीरे जून 1967 से 93 के बीच में इजराइल ने इस इलाके में पेनिट्रेट करना शुरू किया, और ये वो इलाका था जहां ऑक्यूपेशन इजराइल का था, लेकिन फिलिस्तीन यहां पर लोग फिलिस्तीनी रहते थे। धीरे धीरे यहां से दोबारा से फिलिस्तीनियों को भगाना शुरू किया। यहां एक बात देखिए, हमास इजराइल को घुसने नहीं दे रहा, लेकिन फिलिस्तीन के इलाके अब छोटे होते चले गए और यहां पर ज्यू सेटलमेंट बिठानी शुरू कर दी गई। अब 2020 के अंदर आप देखेंगे तो इस इलाके के अंदर ये तो फिलिस्तीनियन डोमिनेंस वाले इलाके हैं और ये थोड़े थोड़े फिलिस्तीनियन डोमिनेंस के इलाके हैं और कब्जा इजराइल का है। अब यहीं वो इशू क्रिएट हो रहा है। अब इसके आगे आप देखेंगे तो असलियत में ये वो प्रेमाइसिस है जहां पर असली लड़ाई है। जहां असली लड़ाई है यहां ये तीन धर्मों से जुड़े हुए चर्च, मॉस्क और वेस्टर्न वॉल और टेंपल जो भी है सारे के सारे यहां पर हैं। असलियत में तीनों धर्म यहां पर इस 36 एकड़ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन रियलिटी कहीं और ही एग्जिस्ट कर रही है। तो यहां असलियत में क्योंकि अब इस मामले को अप्रॉक्सीमेट 73 ईयर्स हो चुके हैं, तो ऐसे में मामले को समझिए 73 ईयर्स तो 48 के बाद हो चुके हैं और ये मामला 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि बोथ साइड्स हैव इट्स ओपिनियन। अब बोथ साइड्स दोनों पक्षों का अपना अपना एक मामला है।
फिलिस्तीनियन कहते हैं कि हम 1948 से पहले इस पूरे के पूरे इलाके में रहते थे, चाहे आप देख सकते हैं तो हम डोमिनेट करते थे, तो इजराइल का यहां पर कोई वर्चस्व नहीं होना चाहिए, सब कुछ हमारा है। तो इजरायली कहते हैं फिर तो इस हिसाब से यहां सबसे पुराने हमारे पुरखे थे, और यहां तक कि कुरान के अंदर भी हमारे मंदिर का, हमारे विश्वास का, हमारे जो यूशु है, क्या नाम है, मौसा है, मौजे हैं, उनका जिक्र मिलता है, तो हम यहां रहते थे। अब वो उससे भी पहले चले गए। नतीजा क्या, दोनों अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में इजराइल क्या कर रहा है, जबरदस्ती पैलेस्टीनियंस को अपने इलाके से भगाकर, अपने इलाके से जबरदस्ती फिलिस्तीनियों को भगाकर बाहर खदेड़ रहा है, या यूं कहें कि उनको समेट रहा है और उन्हें मजबूर कर रहा है आस पड़ोस के देशों में भागने के लिए, और अपनी पोजीशन यहां इस तरीके से मजबूत कर रहा है कि पूरे के पूरे इलाके को कमजोर करके रख दिया गया है, और पूरे फिलिस्तीन के ऑर्गेनाइजेशन को ही यहां पर खत्म करके रख दिया गया है। अब ऐसी सिचुएशन में जब पूरे फिलिस्तीन के इस ऑर्गेनाइजेशन, या पूरे यूं कहें कि उन लोगों को ही यहां से खत्म करके, माइनॉरिटी करके उन्हें भगाया जा रहा है, तो यहां पर असलियत में पैलेस्तीन का मामला वो डोमेस्टिक ना होकर इंटरनेशनल होता है। अब यहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और खासकर जिसे कहते हैं नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो यहां पर आकर घुसना शुरू कर देते हैं, और असलियत में फिलिस्तीन के इस मुद्दे को अब ये इशू ऑफ इस्लाम वर्सेस इजराइल बनाया जाता है। खास बात यह है कि इजराइल भी किसी भी तरीके से यहां पर अपने आप को बेगुनाह होने का दावा नहीं कर सकता। लेकिन यहां असली प्रॉब्लम फिलिस्तीनियंस के साथ है कि ये जो फिलिस्तीनी लोग हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे तरीके से दूध धुले ये लोग भी नहीं हैं। अगर आप इन फिलिस्तीनियों की बात करें तो प्रॉब्लम क्या है कि फिलिस्तीनियों के एक लीडर होते थे, यासिर अराफात लीडर होते थे, और यकीन मानिए इन्होंने इंदिरा गांधी को 1980 के अंदर इनका दौरा हुआ था, और इंदिरा गांधी को अपनी बहन बताया था। और फिलिस्तीन की जो एम्बेसी है वो भारत में खोली गई थी। एम्बेसी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हाँ फिलिस्तीन का एक जिसे कहते हैं काउंसलेट, वो यहाँ पर खोला गया था। फिलिस्तीन का काउंसलेट यहाँ पर खोला गया था न्यू दिल्ली के अंदर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका फिलिस्तीन का भारत के ऊपर भी काफी असर रहा। हालांकि इंडिया का इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे संबंध रहे। यही यासिर अराफात जो हैं, इन्होंने सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया था। जब सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया था, और बाकायदा वहां जाकर सपोर्ट किया था 1989-90 के अंदर, जब उसने कैप्चर्ड कुवैत, जब उसने कुवैत को कैप्चर किया था सद्दाम हुसैन ने, तो यासिर अराफात सद्दाम हुसैन के पास गए और उनको कहा कि तुम्हारे अंदर ही इतनी हिम्मत है जो फिलिस्तीन के कॉज को सपोर्ट कर सकते हो, इजराइल से लड़ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे इस कॉज को सपोर्ट करता हूं, वेरी गुड। यहां से ये एक मोमेंट था जहां से पैलेस्टीनियन कॉज लॉस्ट इट्स स्पेस, कॉज लॉस्ट इट्स स्पेस इन अरब वर्ल्ड। अरब दुनिया के अंदर फिलिस्तीन ने अपना जो नाम था, अपना जो कारण था, वो गंवा दिया। यहां फिलिस्तीन ने अपना नाम, अपना कारण गंवा दिया। क्यों? क्योंकि यहां से दिस स्टेप एनॉयड अरब वर्ल्ड। ये याद रखिएगा कि इसने अरब दुनिया को नाराज कर दिया। और इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो पैलेस्टीनियंस जहां जाते हैं, वहां असलियत में जिधर भी गए, वहां इन्होंने एथनिक या यूं कहें कि ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया। इन्होंने लेबनान के अंदर जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, सीरिया में जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, सऊदी अरेबिया में जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, इराक में जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करी।
इजिप्ट में जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। लड़ाई दंगा होता था और सरकारें के लिए सरदर्द बन चुकी थी। यहां तक कि जॉर्डन के अंदर फिलिस्तीनियंस जो हैं वो मेजॉरिटी में हो गए, और जब फिलिस्तीनियन जॉर्डन में मेजॉरिटी में हो गए तो जॉर्डन किंग को हटाकर वहां अपनी गवर्नमेंट बनाने का प्लान बना लिया, और उसी को पैलेस्टीनियन रिवोल्ट कहा जाता है। और इस पैलेस्टीनियन रिवोल्ट के चलते, इस फिलिस्तीनी विद्रोह या पैलेस्टीनियन रिवोल्ट के चलते पाकिस्तान आर्मी को बुलाया गया, और पाकिस्तान आर्मी को बुलाकर जो जिया उल हक हैं, जो बाद में पाकिस्तान के चीफ बने, उन जिया उल हक ने असलियत में फिलिस्तीनियंस के अगेंस्ट पूरी पाकिस्तानी आर्मी, मतलब एक बड़ी हिस्सा पाकिस्तानी आर्मी का लगा दिया, और 2-3 दिन के अंदर 25,000 मुस्लिम्स मारे गए। तो फिलिस्तीन के लोगों को भी अगर देखा जाए तो लीडरलेस होना, लीडरशिप ना होना, लीडरशिप के पीछे खड़ा ना होना इनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा, इनको दूसरे देशों का सपोर्ट इसलिए भी नहीं मिल पा रहा क्योंकि ये जहां भी गए हैं इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं। तो यहां कहा जाए तो दूध धुले तो ये फिलिस्तीनियंस भी नहीं है कि जिस जॉर्डन ने आपको शरण दी, आप उसी के राजा को हटाकर वहां पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। ये तो गलत बात है, और यही रीजन है जॉर्डन के मामले और यासिर अराफात के मामले के बाद पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड ने अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे फिलिस्तीनियों से दूर हटने शुरू हो गए। और यही रीजन है, लास्ट तक जाते जाते जॉर्डन ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद हिजबुल्लाह और हमास ही इजराइल से लड़ते हैं, बाकी कोई नहीं लड़ता। अब ऐसी सिचुएशन में जब अरब वर्ल्ड फिलिस्तीन के कॉज से हटना शुरू हो गए, तो अरब वर्ल्ड के हटने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप अरब वर्ल्ड की है, जो अरब वर्ल्ड की पॉलिटिकल लीडरशिप है, वर्ल्ड्स पॉलिटिकल लीडरशिप, वो वहां पर हटना शुरू हो गई। लेकिन अब असलियत में अगर आप देखेंगे यहां पर, तो पैलेस्तीन जो है वो असलियत में इमोशनल इशू ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड है, इमोशनल इशू ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड है। और असलियत में यहाँ क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड होता है, और मुस्लिम ब्रदरहुड का नाम ये है, मुस्लिम ब्रदरहुड होता है। अब इस मुस्लिम ब्रदरहुड का मतलब ये है कि पूरी दुनिया, मुस्लिम उम्मा कहा जाता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान भाई हैं। अब जब पूरी दुनिया के मुसलमान भाई हैं तो फिलिस्तीन का इशू इमोशनल इशू है। अब इन्हीं इमोशंस को, these emotions are used by Iran to increase its influence in Israel, in Middle East। अब यही जो इमोशंस हैं, यही जो भावनाएं हैं, असलियत में इनका इस्तेमाल ईरान कर रहा है अपना इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में बढ़ाने के लिए। और ईरान कंसिस्टेंटली, और ईरान यहाँ अगर आप मैप में देखते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, समझे? अगर आप यहाँ मैप में देखेंगे तो ये मिडल ईस्ट है। असलियत में मैं पहले भी इस चीज़ को समझा चुका हूँ कि इस मिडल ईस्ट में ये जो इलाका है, यहाँ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश होती है। इस पूरे इलाके में ये पूरा इलाका छोटे छोटे देशों से और कहीं ना कहीं 3 सिविलाइजेशंस के कॉन्फ्लुएंस पे बसा हुआ है। इसमें एक बड़ा देश है ईरान, दूसरा बड़ा देश है सऊदी अरेबिया, और तीसरा बड़ा देश है टर्की। तो इजराइल में होने वाले दंगे, इजराइल के अंदर एक जो सबसे बड़ा इमोशनल इशू जो है वो हो गया फिलिस्तीन। इमोशनल इशू हो गया क्या? पैलेस्तीन। और पैलेस्तीन को असलियत में कोई अरब इशू प्रोजेक्ट नहीं करता, ये याद रखिएगा। कोई भी, दुनिया का कोई भी बंदा पैलेस्तीन को अरब इशू प्रोजेक्ट नहीं करता, बल्कि पैलेस्टीनियन इशू को असलियत में थ्रेट टू इस्लाम
थ्रेट टू मुस्लिम प्रोजेक्ट किया जाता है कि भाई ये मुसलमानों के खिलाफ और जूस अटैकिंग मुस्लिम्स की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है। और जो इस फिलिस्तीन को सपोर्ट करेगा उसे असलियत में इस्लाम का सपोर्टर माना जाएगा। यह समझ लीजिए, यानी सपोर्टर ऑफ पैलेस्टीन would definitely be taken as warrior for Islam, यहां पर वॉरियर फॉर इस्लाम। अब ऑब्वियस सी बात है, वॉर करने के लिए आपके पास मिलिट्री होनी चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास मैन पावर होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज होने चाहिए, यानी पैसा होना चाहिए। अब प्रॉब्लम यहीं से आती है। यहां पर ईरान है। ईरान इस इलाके में अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है। सऊदी अरेबिया इस इलाके में अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है और टर्की भी इस इलाके में अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है। टर्की को अगर आप देखते हैं तो याद कीजिए, टर्की ने पिछली बार मार्च 2020 के अंदर एक हाया सोफिया मॉस्क जो थी उस पर अपना दावा ठोका, और जब टर्की ने मतलब उसको मॉस्क बना दिया, पहले वो म्यूजियम था, उसे वो मस्जिद बना दिया। तो टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने क्या कहा था? उस एर्दोगान का दावा ये था कि नेक्स्ट टारगेट हाया सोफिया अल अक्सा, नेक्स्ट टारगेट अल अक्सा। अल अक्सा वही मस्जिद है जो कि जेरूशलम में मौजूद है। और जब एर्दोगान ने कहा कि नेक्स्ट टारगेट इज अल अक्सा अगला टारगेट है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि वो भले ही इजराइल से सीधा सीधा पंगा लेके जेरूशलम पे कब्जा ना कर पाए, लेकिन वो टर्की जो है वो इस इलाके में अपना इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव बढ़ाना चाहता है। तुर्की इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, और अगर तुर्की इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, साथ में यहां पर ईरान है, वो भी इस इलाके में, क्योंकि ईरान के अंदर 1979 के अंदर हुई थी ईरानियन रेवोल्यूशन। और इस ईरानियन रेवोल्यूशन में जो खामेनेई थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि अब स्प्रेड इस्लामिक रेवोल्यूशन, इस इस्लामिक रेवोल्यूशन को हमें फैलाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, और इस्लाम के नाम पर, ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, वो इस इलाके में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। तभी आप देखेंगे कहां तो सद्दाम हुसैन ने ईरान को उसके बॉर्डर तक सीमित कर रखा था। सद्दाम हुसैन के जाने के बाद अब ईरानियन वॉरियर्स आपको सीरिया में मिल रही हैं, इराक में मिल रही हैं, जॉर्डन में मिल रही हैं, लेबनान के अंदर मिल रही हैं, यमन के अंदर मिल रही हैं। तो अब आप अगर देखेंगे तो यहां पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो क्या है? पॉलिटिकल क्राइसिस यहां पर यह है कि ईरान को चाहिए, अब ये मौका मिल गया। अब क्योंकि ईरान को यहां पर मौका मिल गया, तो ईरान इराक पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है शिया कम्युनिटी के अंदर। यही ईरान सीरिया की शिया कम्युनिटी के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, और यही ईरान इजराइल के अगेंस्ट लेबनान में हिजबुल्लाह को प्रमोट कर रहा है। और मजे की बात, किसी टाइम पर हमास को जो खड़ा किया, आज के दिन उस हमास को रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह सब कुछ चीजें प्रोवाइड करने का काम ईरान ही कर रहा है। और यही ईरान इस इलाके में हूती जो विद्रोही हैं, हूती रिबेल्स, उनको सपोर्ट कर रहा है जो शिया हैं। यानी वो असलियत में जॉर्डन के अंदर से लेकर हर जगह पर अपनी प्रेजेंस लगातार बढ़ा रहा है और सऊदी अरेबिया के लिए थ्रेट कॉज कर रहा है। अब ऐसे में इसका फिलिस्तीन से क्या मतलब है वो समझिए।
अब असलियत में इसका फिलिस्तीन से मतलब इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, पिछले साल ही तो है, अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे और मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखी है अब्राहम अकॉर्ड की। कुछ दिन पहले अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए, उसमें असलियत में इजराइल जो है वो यूएई के साथ अपने रिलेशंस को रिवाइव कर रहा है। उसके बाद बहरीन ने भी इजराइल के साथ अपने रिलेशंस रिवाइव कर लिए। कुवैत तैयारी कर रहा था और सऊदी अरेबिया से तो मीटिंग चल रही थी। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि इजराइल और अरब कंट्रीज अब आपस में एक दूसरे के आसपास आ रहे थे, लेकिन अरब कंट्रीज की प्रॉब्लम यह है कि इन सब जगहों पर किंग्स यानी राजा हैं और कॉमन मासेस इनसे कहीं ना कहीं नाराज रहते हैं। अब यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कॉमन मासेस चल रहे हैं किससे? इस्लाम के नाम पर, और किंग्स चल रहे हैं किससे? पॉलिटिक्स के नाम पर। किंग्स को पता है कि इस इलाके में ईरान का दबदबा बढ़ने का मतलब यह है कि अरबों का डोमिनेंस इस इलाके से खत्म हो जाना। लेकिन आम आदमी को, आम जो जनता है उसे मामला चाहिए इस्लाम का, और इस्लाम से जुड़ा हुआ मामला है पैलेस्तीन का। इसलिए जब भी पैलेस्तीन की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पैलेस्तीन के अंदर, इजराइल जो है वो एक तरीके का एनिमी या फिर विलन बन के उभरेगा। अब इजराइल विलन टू इस्लाम होगा, एनिमी किसके लिए होगा? टू इस्लाम के लिए। और अगर इजराइल इस्लाम के लिए एनिमी होगा तो फ्रेंड ऑफ इजराइल वुड बी टेकन एज एनिमी टू इस्लाम। अब जो भी इजराइल का दोस्त होगा वो इस्लाम के दुश्मन के रूप में देखा जाएगा, और यहीं अगर आप देखें तो इजराइल के दुश्मन के रूप में, इस्लाम के दुश्मन के रूप में देखा जाएगा। यही रीजन है कि यूएई की दोस्ती अभी अभी इजराइल से हुई है और बहरीन की दोस्ती अभी अभी इजराइल से हुई है। तो इन दोनों देशों के खिलाफ भी अरब वर्ल्ड में एक नाराजगी आ गई कि ये दोनों तो इजराइल के दुश्मन हैं यानी इस्लाम के दोस्त, इजराइल के दोस्त हैं यानी इस्लाम के दुश्मन हैं। ऐसे में इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जिन्होंने इजराइल से बात करी थी, और ईरान को अब इन दोनों देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफियर करने का मौका मिल गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है इस मामले को इस तरीके से प्रोजेक्ट करने में, इस तरीके से देखने में कि इस प्रोटेस्ट में जो एकदम से उभर कर आए, जो भले ही पुराने मुद्दे का था लेकिन एकदम से सुलग कर आया, उसमें इंटरनेशनल इंटरेस्ट यहां पर दिखाई देंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी, अब यहां मैं ईरान की पॉलिटिक्स बता रहा हूं कि ईरान को बहुत फायदा मिलता है जब जब फिलिस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। जितना ज्यादा फिलिस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा उतना ज्यादा अरब पॉपुलेशन जो है वो इस्लाम के नाम पर आगे बढ़ेगी, और जितना ज्यादा इस्लाम के नाम पर आगे बढ़ेगी, इस्लाम के नाम पर इस्लामिक रेवोल्यूशन करने का काम जो है वो ईरान ने किया हुआ है, और इस्लाम पे नाम पर रूल करने का काम अगर ईरान का है तो ईरान इस पूरी पॉलिटिक्स में डोमिनेट करेगा। अरब यहां कमजोर पड़ते हैं। अब आप कहोगे कि ये कैसे कहा जा सकता है, तो हम यहां इस पैटर्न को, जो भी फिलिस्तीन के अंदर वायलेंस हो रही है उस पैटर्न को कश्मीर के मामले में यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। ये रीजन कश्मीर है। कश्मीर के अंदर जो भी प्रोटेस्ट होते थे, हमले होते थे, असलियत में वहां पर प्रोटेस्ट के नाम पर असलियत में प्रोटेस्टर्स होते थे। प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट नहीं करके वो करते थे स्टोन प्लांटिंग, पत्थर मारने का काम करते थे। अब जब वो पत्थर मारने का काम करते थे तो वो पत्थर के साथ साथ क्या नाम है अटैक भी कर देते, पत्थर मारने का काम करते थे। अब पत्थर मारने के साथ साथ मजे की बात, खास बात यह है कि वो पत्थर मारने का काम एक तो मॉस्क
यानी मस्जिद के आसपास करते थे, और दूसरा जनरली वो फ्राइडे वाले दिन करते थे। और तीसरी खास बात, बच्चों को, चिल्ड्रंस या माइनॉरिटी को आमने सामने रखते थे। अब करते क्या थे इसे समझिए। चिल्ड्रन या माइनॉरिटी को रखा सामने, उसमें से एनी वन डाइड, एक मर गया, मान लिया एक मर गया, तो उसकी डेड बॉडी जो है, डेड बॉडी, उसको मास गैदरिंग में कन्वर्ट किया जाना, पूरे एरिया में घुमाया जाना, और फिर इमोशंस को भड़काना, इमोशंस को भड़का के लोगों को अपने साथ लेकर आना, और लोगों के दिमाग में बिठा देना, लोगों के दिमाग में बिठा देना कि अब बात तुम्हारे बच्चों की है, आज एक का बच्चा मरा है, कल तुम्हारे बच्चे मरेंगे। तो कश्मीर के मामले को समझकर देखिए। और उसके बाद क्या होता था, सबसे पहले प्रोटेस्ट होंगे, प्रोटेस्टर्स जो हैं वो पत्थरबाजी करेंगे, पत्थरबाजी मस्जिद के सामने होगी, मस्जिद के सामने भी जानबूझकर फ्राइडे को होगी। नतीजा क्या होगा, बच्चा मरेगा। बच्चे की डेड बॉडी को आप लोगों को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करोगे, भीड़ को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करोगे, लोगों की भावनाएं बढ़ाओगे, भड़काओगे, इमोशंस बढ़ाओगे। और जैसे ही लोगों के इमोशंस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जैसे ही लोगों के इमोशंस भड़कने शुरू हो जाएंगे, एक तो टेररिस्ट जो रिक्रूटमेंट है वो एकदम से बढ़ जाएगा। लोग इमोशंस में बहकर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना शुरू कर देंगे, तो रिक्रूटमेंट बढ़ेगा। रिक्रूटमेंट के बाद सबसे बड़ी बात, जो लोकल डोनेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और उस लोकल डोनेशन से टेररिस्ट फंडिंग शुरू हो जाएगी, टेररिस्ट फंडिंग शुरू हो जाएगी, और इसी फंडिंग का इस्तेमाल फिर हथियार और दूसरी चीजों में किया जाएगा। ये पूरा कश्मीर के मामले को समझिए। अब जब यहां पर ये सारा प्रोटेस्ट होगा, तो यहां दूसरी चीज उठाकर देख लीजिएगा, अब ये न्यूज फॉर इंटरनेशनल मीडिया बन जाएगा। ऐसे ही होता था कश्मीर के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया। अब क्योंकि ये न्यूज इंटरनेशनल मीडिया में बन चुका है, तो इंटरनेशनल मीडिया में आने का मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल इशू बन गया। और जैसे ही ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा यानी इंटरनेशनल इशू बनेगा, एक तरफ इन लोगों की फंडिंग बढ़ेगी, दूसरी तरफ इन लोगों का सपोर्ट बढ़ेगा, और तीसरी तरफ पोजीशन ऑफ इंडिया यानी इंडिया की पोजीशन जो है वो वीक हो जाएगी। बात समझ में आ गई? भारत की पोजीशन वीक हो जाएगी, और ये चैलेंज टू फॉरेन पॉलिसी बन जाएगा, क्योंकि कहीं भी आप जाओगे, सामने वाला देश आपसे कश्मीर के मामले में बात करेगा, और जैसे जैसे वो कश्मीर के मामले में बात करेगा, आपकी बार्गेन पावर कम होती जाएगी और सामने वाले की बार्गेन पावर बढ़ती जाएगी। कश्मीर में ऐसा ही होता था। आम आदमी को नहीं पता चलेगा, आम आदमी इमोशंस में बह के काम करता है, सारे काम पीछे से होते हैं, पत्थर मारने वाले एक या दो होते हैं, जो भड़काने वाले पीछे दो चार होंगे, जो भड़काएंगे पहला और दूसरा पत्थर वो मारेंगे, जनता गुस्से में आके पत्थर ज्यादा मारना शुरू करेगी, उसके बाद जानबूझकर हो सकता है अपने ही किसी बंदे को गोली मार दें, और उसके बाद मारने के बाद उसे इंटरनेशनल इशू बना दें, और अंदर खाते जाने के बाद क्या कहेंगे, बड़े बड़े युद्धों के अंदर, बड़ी बड़ी लड़ाइयों में छोटी मोटी आहुति देनी पड़ती है, बच्चा शहीद हो गया, फिर उसके जनाजे को पूरे शहर में, पूरे इलाके में घुमाया जाएगा, और प्रिंट मीडिया से लेकर दुनिया के सारे मीडिया के अंदर उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा कि देखो भारत सरकार ने एक बच्चा मार दिया, चाहे वो खुद ने मारा हो। वो तो सीसीटीवी कैमरा के अंदर आजकल इन लोगों की फोटोग्राफ्स नजर आ रही हैं कि एक आदमी अपनी 14-15 साल की बेटी के साथ आर्मी वालों के पीछे खड़ा हुआ है, और उस लड़की को गोली लगी, और प्रोजेक्ट किया गया कि उसको आर्मी वालों ने गोली मार दी। उस लड़की के बाप का बयान खुद आया कि मैं तो खुद, आर्मी वाले तो मुझे बचा रहे थे, वो गोली क्यों मारेंगे, गोली सामने से आई थी, प्रोटेस्टर्स के बीच में से आई थी। ऐसे ही बहुत सारे केसेस आने शुरू हो चुके हैं, वो तो थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू सीसीटीवी कैमरास।
जो आर्मी को बहुत सारे ब्लेम्स से बचा रही है। मैं यूं नहीं कह रहा आर्मी दूध धुली है, आर्मी बैटल ग्राउंड के अंदर कोई भी दूध धुला नहीं होता, लेकिन असलियत में मुद्दे को कैसे चेंज किया जाता है। क्योंकि भारत क्यों चाहेगा वहां पत्थरबाजी हो, भारत क्यों चाहेगा मामला भड़के, भारत तो चाहेगा जल्दी से जल्दी मामला सुलझ जाए, क्योंकि उसकी कमजोरी और सरदर्दी का बढ़ रही है। तो यहां सिचुएशन को समझिए, यही मामला होता है, यहीं पर आपको सब चीजें समझनी होती हैं। आम आदमी इन चीजों को नहीं समझता। कश्मीर का मुद्दा और सबसे ज्यादा फंडिंग बढ़ती है। फंडिंग का तो मतलब आप समझ ही सकते हैं, वो पाकिस्तान में भी बढ़ेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा फोटोएं पाकिस्तान में सर्कुलेट होंगी बच्चों के मरने की, उतनी ज्यादा फंडिंग पाकिस्तान से आनी शुरू हो जाएगी। आम आदमी जो है वो फंड देना शुरू करेंगे, 10 रुपए की जगह 100 रुपए दे रहे होंगे, और ऐसा होता था। अब इसी मामले को, एग्जैक्टली इसी मामले को आप लोग फिलिस्तीन के अंदर उठाकर देख लीजिए। कश्मीर की जगह अगर हम यहां फिलिस्तीन आ जाते हैं तो यहां पर उठाकर देख लीजिए फिलिस्तीन। अब इस फिलिस्तीन के मामले में यहां पर भी एक मॉस्क है अल अक्सा, यहां पर भी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो स्टॉल प्लांटिंग कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। यहां पर भी जो प्रोटेस्टर्स हैं उनमें बच्चे, चिल्ड्रंस डाइड, बच्चे मारे गए हैं। यहां पर भी दिन जो है वो फ्राइडे का है और खासकर नमाज के बाद का है, समझे। यहां पर भी क्लैश जो है वो ईरानियन फोर्सेस के साथ हुआ है, ईरानियन फोर्सेस के साथ हुआ है। नतीजा क्या हुआ, एकदम से जब ये सारा मामला हुआ तो मॉस्क यानी अल अक्सा दुनिया में मुस्लिम्स का तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थान, चिल्ड्रंस डाइड इमोशनल, तो दोनों इमोशनल हैं, दोनों इमोशनल इशू हैं, समझे। अगर बच्चे को देखेंगे, चिल्ड्रन को देखेंगे तो केवल चिल्ड्रन मारे गए, तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इमोशनल है, ह्यूमैनिटेरियन इमोशन है कि बच्चे मारे गए और सरकार ने बच्चे मार दिए। और दूसरी तरफ क्योंकि अल अक्सा मॉस्क है, अल अक्सा मॉस्क है, तो वो रिलीजियस इमोशन हो जाएगा, रिलीजियस इमोशन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहां ये जो फिर पूरा मुद्दा है, ये पैलेस्टीनियन कॉज जो है, पैलेस्टीनियन कॉज यानी फिलिस्तीन का जो मुद्दा है, ये बिकेम वंस अगेन अट्रैक्ट द हेडलाइंस ऑफ इंटरनेशनल मीडिया। आज भी आप देखेंगे पूरी की पूरी दुनिया जो है, हेडलाइंस ऑफ इंटरनेशनल मीडिया, एक बार फिर पूरी की पूरी जो दुनिया है उसका इंटरनेशनल मीडिया जो है वो फिलिस्तीन के मुद्दे को हेडलाइन बनाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर वॉरियर्स के नाम पर, ऑन द नेम ऑफ वॉरियर्स डोनेशन कलेक्ट होना शुरू होगा, डोनेशन कलेक्शन होना शुरू होगा। और डोनेशन कलेक्शन का सीधा सीधा असर यह होगा कि क्या वो डोनेशन पैलेस्टीनियंस तक जाएगा, तो आंसर है नहीं। भाई फिलिस्तीन में डोनेशन कलेक्ट, फिलिस्तीन में इशू है, कश्मीर में डोनेशन इकट्ठा हो रहा है। इंडिया की बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज जहां मुस्लिम स्टूडेंट्स ज्यादा हैं वहां डोनेशन इकट्ठा हो रहा है। कोई भाई आप भी अगर ऐसे खुले में डोनेशन देना शुरू करते हैं तो क्या उस डोनेशन के लिए आप उसकी ऑडिट वगैरह करवाने की कोशिश करते हैं कि वो पूरा मामला कहाँ गया, पैसा इतना था कहाँ गया? आप में से कोई भी ऑडिट वगैरह करवाने की कोशिश नहीं करता। तो ये सारा पैसा कहाँ जाएगा? वहाँ की डोनेशन कलेक्शन जो है वो वहाँ की लोकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द नेम ऑफ इस्लाम इकट्ठा करेंगी और वहाँ पर एंजॉय करना शुरू करेंगी।
अगर पूरी दुनिया का डोनेशन कलेक्शन होता और वो पैलेस्टीनियन कॉज के लिए होता, तो आज के दिन भी जो हमास है उसके पास कितना डोनेशन कलेक्शन होता, ये आप मुझे बता दीजिए। उनके पास अल्टीमेट लेवल पर डोनेशन कलेक्शन होता और बहुत ताकत होती। लेकिन आज आप देख लेंगे कि हमास जो है वो रॉकेट के अलावा कुछ भी नहीं यूज कर रहा है, बस वो रॉकेट इस्तेमाल कर रहा है और वो भी सिंपल रॉकेट लॉन्चर्स की फॉर्म में रॉकेट इस्तेमाल कर रहा है। ना तो वो उसमें इतनी ताकत के इजराइल से खुले तौर पर लड़ सके हथियार बंद सैनिकों के दस्ते बनाकर। भाई पूरी दुनिया से अगर डोनेशन इकट्ठी हो रही है और अगर वो डोनेशन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंच रही है तो उसके पास अपनी ताकत या सेना होनी चाहिए, वो तो है नहीं। और इसी के साथ वही डोनेशन अगर हमास के पास पहुंच रही है तो हमास ताकतवर होना चाहिए, लेकिन हमास के पास ना तो कोई सेना है, ना ही हथियार है, ना और कुछ। वो सिर्फ हमेशा कभी की भी आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, हमास ने आज तक सिर्फ एक काम किया है कि हमला करके रॉकेट से हमला किया है। और जैसे ही वो हमला रॉकेट से होता है वहां इजराइल का जो स्ट्रांग डोम है वो बचा लेता है। इस बार रॉकेट से हमला थोड़ा ज्यादा हुआ है, लेकिन हमास इजराइल का कुछ उखाड़ नहीं पा रहा। अगर, और क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। अगर पैसा और रिसोर्सेज ईमानदारी से हमास तक पहुंच रहे हो तो बात ही खत्म है, लेकिन नहीं पहुंच रहे। तो ऐसे में असलियत में इसको इंटरनेशनल इशू बनाने के बाद वो सारा पैसा वो जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन से खा जाती हैं। अब भाई कश्मीर के अंदर अगर फिलिस्तीन के लिए पैसा इकट्ठा होगा तो कोई एक बार पूछ कर तो देखो कि ये पैसा फिलिस्तीन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, कौन ऑडिट कर रहा है। भाई 10 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, अगर मान लिया डोनेशन से 20, 30, 50 करोड़ रुपए इकट्ठा हो भी गया, मैं मानकर सो चल रहा हूं 10 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। 10 करोड़ रुपए अगर हमास के पास पहुंच जाता है तो हमास के पास रॉकेट लॉन्च करने की जो कैपेसिटी है वो कम से कम कई गुना बढ़ जाएगी। 20, 25, 50,000, 20,000, 25,000 रुपए का एक रॉकेट आता है, तो 10 करोड़ रुपए में कितने रॉकेट इकट्ठा कर देंगे वो। और सवाल ये है, हमास अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पास रॉकेट पहुंच कैसे रहे हैं, और वो भी इजराइल के अगेंस्ट, जबकि चारों तरफ तो चलो मुस्लिम कंट्रीज है, चलो वो डोनेशन, चलो वो रॉकेट पहुंचा भी रहा है और मैं मानकर चल रहा हूं ईरान पहुंचा रहा है, लेकिन बाकी हथियार कहां है भाई, वो नहीं जा रहे। तो ये डोनेशन का असलियत में ये जो नाम पर और ये जो खेल होता है ना पूरे का पूरा इस्लाम और इमोशंस के नाम पर, वो ईरान अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है बाकी देशों को कमजोर करके। इजराइल भी कम नहीं है, इजराइल भी कम नहीं है, ये समझ लीजिए। इजराइल में गवर्नमेंट है बेंजामिन नेतन्याहू की, और ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इनके पास फुल मेजॉरिटी नहीं है, और पिछले 2 बार से ये फुल मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाए हैं। इलेक्शन होने के बाद भी ये माइनॉरिटी में आते हैं और किसी न किसी पार्टी की इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। ऐसे में जितना ज्यादा पैलेस्टीनियन इशू बढ़ेगा, पैलेस्टीनियन इशू जितना ज्यादा बढ़ेगा, जितना ज्यादा हमास इजराइल पर हमला करेगा, इजराइल अटैक करेगा, जितना ज्यादा हमास का अटैक होगा इजराइल पर, उतना ज्यादा एक तो फियर ऑफ हमास बढ़ेगा, और जितना भी फियर ऑफ हमास बढ़ेगा उतना ही स्ट्रांग लीडर की यहां पर जरूरत पड़ेगी। स्ट्रांग लीडर की तरफ देखा जाएगा और बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप को स्ट्रांग लीडर प्रोजेक्ट कर रही हैं। दूसरा, जितना ज्यादा बेंजामिन नेतन्याहू एनक्रोचमेंट ऑफ फिलिस्तीनियन टेरिटरी करेंगे, उतना ज्यादा रेडिकल एलिमेंट्स को, क्योंकि दोनों तरफ होते हैं, उतना ज्यादा फिलिस्तीनियन टेरिटरीज को कब्जा करेंगे, उतना ज्यादा जो रेडिकल एलिमेंट्स ऑफ इजराइल हैं। क्योंकि अगर कोई ये कहता है कि इजराइल में रेडिकलिज्म नहीं है तो बेवकूफ है। भाई कांग्रीगेशन है, कांग्रीगेशन कह रहा हूं, क्या नाम है, नाम ध्यान से स्किप कर रहा है, कि अनिवार्य सेना भर्ती है, कॉन्स्क्रिप्शन है, अनिवार्य सेना भर्ती है, यानी हर हालत में आपको सेना में 4-5 साल सेवा देनी ही पड़ेगी। तो अगर ऐसी बात है और हर लड़के को सैनिक बनना ही पड़ेगा इजराइल के अंदर, तो वो जो अनिवार्य सेना भर्ती है
वो होती ही ना। और इजराइल के अंदर भी कट्टरपंथी हैं, तभी वो फिलिस्तीन के सफाए को सपोर्ट करते हैं। और जितना ज़्यादा फिलिस्तीन का सफाया होगा, उतना ज़्यादा रेडिकलिज्म बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा बेंजामिन नेतन्याहू का सपोर्ट होगा। तो बेंजामिन नेतन्याहू का अपनी पॉलिटिक्स बढ़ रही है, वो उतना ज़्यादा मज़े ले रहा है। जितना ज़्यादा यहाँ पर वायलेंस होगी और जितना ज़्यादा हमास और पैलेस्टीनियंस इजराइल पर हमला करेंगे, उतना ज़्यादा बेंजामिन की सरकार मजबूत होती चली जाएगी। और जितना ज़्यादा बेंजामिन की सरकार मजबूत होगी, बेंजामिन उतना ज़्यादा फायदे में रहेगा। इसलिए इजराइल अपना फायदा देख रहा है कि पत्थर चल रहे हैं, चलने दो, मज़ा आ रहा है। भाई हिंदुस्तान में भी देखिए ना, जितना ज़्यादा अभी बंगाल इलेक्शंस के अंदर प्रशांत किशोर ने बड़ी चालाकी से, प्रशांत किशोर पे आरोप है कि उसने बड़ी चालाकी से एक अपना जो व्हाट्सएप चैट है वो रिलीज करवा दिया। उसमें वो ये कह रहा है कि हिंदुओं में दलित और बाकी सारी कम्युनिटीज़ एक हो रही हैं। उसका सीधा सीधा असर पड़ा कि जितने मुसलमान थे उन्होंने मिलजुल कर यूनाइटेड फॉर्म में ममता बनर्जी को वोट दिया और कंसोलिडेशन फॉर्म में वोट दिया। ममता बनर्जी जीत गई। हालांकि फायदा बीजेपी को भी मिला, लेकिन ममता बनर्जी जीत गई। डिफेक्ट है। और उसी का असर है कि मुस्लिम वोट जो हैं वो लेफ्ट और सीपीआई के जितने, लेफ्ट और कांग्रेस के जितने भी थे, वो सारे ममता बनर्जी के पास गए। 27% पॉपुलेशन है, 27% वोट गया तो जीत गए अपने आप। 27% अगर वोट गया तो जीत गए अपने आप। रेडिकलिज्म को बढ़ावा देने से बहुत फायदा होता है और बेंजामिन नेतन्याहू इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। जितना ज्यादा फिलिस्तीन से कॉन्फ्लिक्ट होगा, उनकी सरकार उतनी मजबूत बनकर उभरेगी। और जितना ज्यादा फिलिस्तीन से शांति होगी और प्यार की बात करोगे, उतना ज्यादा रेडिकल एलिमेंट्स नाराज होंगे और कहीं ना कहीं वो जो विक्ट्री वाली जो सिचुएशन है उसको देखना पसंद करेंगे। इसलिए वो उसको वोट देंगे जो फिलिस्तीन से लड़ता हुआ और जीतता हुआ दिखाई दे, दुनिया से लड़ता हुआ और जीतता हुआ दिखाई दे। यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू विन विन सिचुएशन में है। अमेरिका ने हालांकि आज बयान दिया है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन अमेरिका भी यहां पर अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है। हालांकि उसका डायरेक्ट रोल यहां पर नहीं है। डायरेक्ट रोल ये डायमेंशन है जो मैंने आपको बताई। आगे जैसे जैसे इसके अंदर मामला आएगा तो वो आपको बताएंगे, लेकिन एक बैलेंस्ड अप्रोच हमेशा ये बनाकर चलिएगा। एक बैलेंस्ड अप्रोच ये बनाकर चलिएगा कि यार देखो, सीधी सी बात है, किसी भी तरीके से, किसी भी मामले में और किसी भी तरीके से बैलेंस अप्रोच बना के चलने के पीछे रीजन ये है कि किसी भी तरीके से आप अपने आप को बायस नहीं कर सकते, एक पक्ष में की तरफ नहीं झुका सकते। आपको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे, आपको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे और एक न्यूट्रल अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी कि दूध धुला इनमें से कोई भी नहीं है, दोनों के दोनों ऐसे ही पक्ष हैं। You can download our app from Play Store for free live demo classes.